नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों बाल विकास प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। और आज का प्रैक्टिस पेपर जो रहा तीसरा यह प्रैक्टिस पेपर है। और इस प्रैक्टिस पेपर में हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये 30 महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेंगे पूरे बाल विकास के आपके जो सिलेबस है पूरे कंसेप्ट से 30 प्रश्न को चूज किया गया है, जो आपके लिए संभावित प्रश्न भी हो सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस पेपर पे ही आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो चुकी है ये भी आप लोग पता कर सकते हैं इस प्रैक्टिस पेपर पर। और इसके पहले भी हम आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, वर्ग 3 प्रैक्टिस पेपर का। तो सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर हम उस प्लेलिस्ट पर बना देंगे, जिसका लिंक जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्नों की, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या होता है? कक्षा का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने का जो कारण होता है, कक्षा का वातावरण भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है और पास पड़ोस के वातावरण, यानी इसका जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है बच्चे का, जहाँ जहाँ बच्चा जाता है, बालक जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण ये वातावरण ही पड़ता है। तो अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? संवेग क्या होते हैं? सभी पता होगा 14 संवेगों की बात कर रहे हैं। तो संवेग वो जो होते हैं हमारे 14 संवेग जो बच्चों के होते हैं, संवेग होता क्या है? क्रोध व भय है, प्यार व स्नेह है, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल प्रवृत्तियाँ या संवेग एक ही चीज़ है। तो संवेग क्या हो जाएगा साथियों? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो संवेग जो होता है उत्तेजना या भाव में परिवर्तन कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। रुचि है, पाठ पुस्तक पठन है, अनुभव है या जिज्ञासा की बात करेंगे। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, बाल विकास में 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, सिलेक्शन पाना, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो तीसरे प्रश्न का 5 सेकंड का आपको प्रत्येक प्रश्न को फीडबैक देने का मौका मिलेगा। आप लोग फटाफट फीडबैक कीजिए। तो सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान होता है वह क्या कहलाता है? जिज्ञासा। आपके अंदर सिलेक्शन पाने की जिज्ञासा है, पढ़ने की जिज्ञासा अपने आप बन जाती है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फोर्थ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, सभी कमेंट करेंगे। आपके प्रैक्टिस पेपर तीसरे की बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार बात कर रहे हैं। तो ऐसी संस्था जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है वह संस्था विद्यालय, अर्थात क्या होता है? स्कूल चले हम, स्कूल होता है। विद्यालय हमारे घर में कम बोला जाता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे टीचरों को सुनते मिलते होंगे कि विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे में हम देखते हैं गांव में हमेशा यही बोला जाता है स्कूल। बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है? बच्चा स्कूल, ठीक है। तो स्कूल ज़्यादा हमारी भाषा में चर्चित है, नाम जो है। 5वां प्रश्न है पियाजे जी संबंधित आपका प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार मूल संक्रियाओं को स्तर किस अवधि में बांटा गया है? पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रिया को किस स्तर अवधि में बांटा गया है, या स्तर किस अवधि में बांटा गया है, किस स्तर अवधि में बांटा गया है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो आप जानते हैं, समझते हैं, सभी लोग देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट कमेंट करें। पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं, महत्वपूर्ण अवस्थाएं दी थी, जिनमें से पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था आपकी होती है
7 से लेकर 11 अवस्था तक मोक्ष संक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्रश्न पर पूछा गया है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा क्या होता है, 11 से लेकर 15, 11 वर्ष से आगे। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे जी के हैं, 4 अवस्थाओं में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न साथियों दिया गया है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है। अक्सर देखे होंगे विद्यालय में कोई ना कोई बालक ऐसे आपको मिल ही जाते हैं। तो बात करेंगे कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का जो मुख्य कारण है वह अनुशासनहीनता है, परिवार का वातावरण है, आर्थिक अभाव है या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति होने का, विकसित होने का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है। सभी कमेंट करेंगे परिवार का वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है। इसीलिए कहते हैं बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देना है तो अपने घर का वातावरण बना के रखिए। बच्चों के सामने खास तौर पर अपने परिवार का वातावरण अच्छा बेहतर बनाइए और बेहतर ज़िंदगी जिए। और यही दोस्तों ज़िंदगी जो जीवन होता है। 7वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अनुशासन पर, अपनी पहनावे पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को किसका ध्यान देना चाहिए, सभी कमेंट करेंगे। देखिए विशिष्ट बालक की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्या की बात कर रहे हैं या अपने पहनावे की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याओं पर जो है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया यहाँ पे। समायोजन की शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विद्यालय व आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष व समान बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे। समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य होता है साथियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना भी होता है, विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना और विशेष व समान बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक दे पा रहे होंगे, प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। निगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। अंतर्दृष्टिगत गुण नहीं पाया जाता है, खोजपूर्ण प्रवृत्ति का, क्रियाशीलता का या सीमित रुचियाँ का। देखिए अगर सृजनशील बालक है, सृजनात्मक बालक है, मतलब बालक क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, सृजन कर रहा है, तो ऐसे में उसकी क्या है, अच्छी अंतर्दृष्टि होती है, खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है, क्रियाशीलता होती है, लेकिन जो उसकी रुचियाँ हैं वह सीमित नहीं होती है। ये आपका निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सृजनात्मक बालक, क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना है साथियों, तो प्रत्येक शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। साथियों अगला प्रश्न बेहतरीन बेमिसाल प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप शिक्षक है, समझिए। अब यह प्रश्न को आप स्वयं शिक्षक के तौर पर समझिए कि अगर हम कक्षा में हैं और अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, तो कोई छात्र जो है आपकी कक्षा का असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो आप क्या करेंगे। उसके व्यवहार का कारण जानना चाहेंगे या जानना चाहिए, या छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, या उसे उपदेश देना चाहिए, या उसे कक्षा के बाहर निकाल देना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ऐसा छात्र जो असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करे तो उसके व्यवहार के कारण जानने की चाहिए कि ये ऐसा असामाजिक व्यवहार बच्चा क्यों कर रहा है। तो कारण जानने की बात करेंगे, रीजन जानने की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, व्यवहार
या मानव व्यवहार का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों के अध्ययन की बात करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है आप जानते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से होता है, मानव व्यवहार के अध्ययन से होता है और सीखने के तरीकों से अध्ययन होता है। लेकिन संचार के माध्यमों या संचार माध्यमों का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कोई संबंध दूर दूर तक नहीं दिखेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, रिस्पॉन्स, कमेंट बेहतरीन कीजिए, फीडबैक कीजिए और इस परिवार को मोटिवेट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेट हमें एक दुगनी नहीं तिगुनी एनर्जी उत्पन्न कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? देखिए विकास सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि विकास क्रमबद्ध होता है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास निरंतर होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि विकास और हमारे और आप में होती है, मानव में होती है, जीवों में होती है, ठीक है। तो ये मशीनी प्रक्रिया नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन या विकास का सिद्धांत मशीनी प्रक्रिया नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जब भी जटिल और कठिन की बात करें वो भी बाल विकास में, सभी को पता है 12 से लेकर 18 वर्ष, क्योंकि भटकने की अवस्था यही अवस्था कहलाती है, अर्थात हम बात करेंगे किशोरावस्था की बात करेंगे, इसीलिए यह जटिल और कठिन अवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्ति को किस आहार पर बांटा है? किस आधार पर बांटा, यहाँ पे होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है, नोट कर लेंगे। तो मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मनोविज्ञान थांडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? सभी लोग बताएंगे। तो चिंतन, कल्पना और शक्ति के आधार पर थांडाइक ने किसको बांटा है? व्यक्ति के आधार को बांटा है, चिंतन, कल्पना और शक्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट कीजिए। और अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपका स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, आहार है, या ये सभी हो जाएंगे? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य भी होता है, पर्यावरण भी होता है, आहार भी होता है। देखिए स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम ये क्लासेज या वीडियोज कैसे बना पाएंगे, आप लोग कैसे पढ़ पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। और पर्यावरण हमारा अच्छा होना चाहिए, शांति वातावरण होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। और आहार, भोजन भी आपको अच्छा मिलेगा तो शरीर भी हष्ट-पुष्ट रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? मान लीजिए कोई बच्चा जो है आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक है, तो उस कक्षा में उसे जो है कक्षा में व्यवहार कैसा होगा? वह शिक्षक से जो है अक्षर स्पष्ट ना दिखने की शिकायत करता है, वह पुस्तक को आंखों के निकट पर लाकर पढ़ता है, या श्याम पढ़ पर लिखे हुए नोट को बुक में नहीं उतार पाता है, या उपरोक्त सभी। देखिए जो भी बच्चा, बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी आंशिक दृष्टि दोषयुक्त है तो उसमें कक्षा का व्यवहार ये भी होगा कि वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखाने की शिकायत भी करता है, वह पुस्तक को आंखों से निकट लाकर भी पढ़ता है, और श्याम पर लिखते हुए नोट को बुक में नहीं उतार पाता है। तो उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है और सिलेक्शन वाला प्रश्न है और संभावित प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। साथियों भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? प्ले वे विद्यालय को, पूर्व प्राथमिक कक्षा को, घर को, या ये सभी को माना जाता है? तो आप जानते हैं भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा जो है किसे माना जाता है? तो प्ले वे विद्यालय को माना जाता है।
किसको माना जाता है? बिल्कुल गलत बात है। कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, ध्यानपूर्वक समझिए। भाषा शिक्षण में अगर देखा जाए तो प्रथम कक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये प्रथम कक्षा जो है घर को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ना सभी करके आइएगा ना ही ये करिएगा। हमारा ऑप्शन सी सर्वोपरि है, सिलेक्शन वाला ऑप्शन है, बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन है। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रेरणा होता है, अभ्यास होता है, लक्ष्य होता है या वाद विवाद होता है? तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? आप जानते हैं हम लक्ष्य की बात करेंगे। किसकी बात करें साथियों? लक्ष्य, टारगेट की बात करेंगे। सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 19 नंबर्स आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए, नियमित रूप से करनी चाहिए या जब छात्र कहें तब करनी चाहिए? तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट प्रत्येक शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी सभी कमेंट करेंगे। और कमेंट आ चुका है कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? नियमित करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे बच्चों में, बालक बालिकाओं में, शिक्षार्थियों में कि बुरी आदत होती है और कभी कभी शिक्षकों पर ही होती है, ऐसा नहीं है। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है दोषारोपण द्वारा, डांट पटक के द्वारा, अनुबंधन द्वारा या ये सभी द्वारा। तो देखिए, ये जो बुरी आदत है ये बालकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए है। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस की। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऐसे बच्चे भी होते होंगे जिनकी गति सीखने में कम होती है। तो इस प्रकार बच्चों की मुख्य विशेषता बताना है कि उनमें कक्षा में संयोजन की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, कम गति से सीखते हैं, तो उनकी विशेषता यही है कि उनमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों या बालक बालिकाओं को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, मौखिक व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब भी आ चुका है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का जो ज्ञान देना चाहिए वह त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा देना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? देखिए, ऐसा अक्षमता जो जन्मजात हो, जब बच्चा जन्म लेता है भ्रूणावस्था से ही वह ऐसी अक्षमता बताना है। श्रवण दोष, दृष्टि दोष, मूक बधिर या मंदबुद्धि? देखिए, आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं कि ऐसी क्षमता जो केवल जन्मजात होती हो। देखिए, श्रवण दोष हो सकता है, गले में प्रॉब्लम हो, बाद में भी हो सकता है। दृष्टि दोष, आंखों में प्रॉब्लम हो जाए, बाद में भी हो सकता है। मूक बधिर, ठीक है, ना बोल पाना, ये भी हो सकता है। श्रवण मतलब क्या होता है? श्रवण यानी सुनाई देना, कान से संबंधित है, ठीक है। दृष्टि आंख से संबंधित है और मूक बधिर मुख से संबंधित है, जीभ से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। तो मंदबुद्धि जो होता है आपको अलग भी दिख रहा होगा, और जो ऐसी अक्षमता जो केवल जन्मजात होती है वह है मंदबुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल, डेसीमीटर, डेसीपाइन या डेसीबिंदु? बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। बहुत ही सरल इजीली प्रश्न पूछा गया है। और बता देता हूँ, आपके एग्जाम में भी बाल विकास में 15 प्रश्न सब लोग कर पाएंगे, और जो आने वाले 15 प्रश्न रहेंगे वो आपको डिसाइड करेंगे सिलेक्शन के लिए। ये ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। तो बहुत ही ये नॉर्मल सा प्रश्न था। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों पर कर सकते हैं? जो बच्चे मूक बधिर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको दृष्टि दोष युक्त बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, मंदबुद्धि वाले, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बहुत ईजिली ये भी प्रश्न है। अगर आप डेली हमारी क्लासेज ज्वाइन करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, क्लासेज हमारी पुरानी क्लासेज आपने देखा होगा,
तो किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए संकेत मतलब आप बोलेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, तो संकेत में बताया जाता है। न्यूज वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूक बधिर की बात करेंगे, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और बाकी क्लासेज के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है। सारे प्रैक्टिस पेपर भी हो रहे हैं, जब भी जितना भी टाइम मिले जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर यहाँ पे रिमाइंड करें, प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। निम्न में से कौन सा वाद जो है बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, ज्ञानवाद। तो कौन सा वाद? बात सभी कमेंट कीजिएगा। तो ऐसा वाद जो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है वह होता है रचनावाद। क्रिएटिविटी की बात करेंगे, अर्थात हम किस ऑप्शन की बात करेंगे? थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। आप लोगों का रचनावाद इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, सिलेक्शन वाला प्रश्न। ये बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सिगमंड फ्रायड जो है किस देश के निवासी था? या सिगमंड फ्रायड किस देश का निवासी था? या थे या हैं तो नहीं है, वर्तमान में है नहीं तो है नहीं कर सकते। तो सिगमंड फ्रायड किस देश का निवासी थे या था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, अमेरिका। सभी कमेंट करेंगे। तो सिगमंड फ्रायड किस देश के निवासी थे? सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के। जी हाँ साथियों, सिगमंड फ्रायड जो है किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के। और पिछले प्रैक्टिस पेपर में कौन सा प्रश्न था? थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक महोदय या थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? और आज इस प्रैक्टिस पेपर पर हमारा प्रश्न है सिगमंड फ्रायड किस देश के निवासी थे। तो जो प्रत्येक जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं इनका ये ज़रूर आपको पढ़ लीजिए कि किस देश के निवासी हैं। ये ज़्यादातर एक प्रश्न तो आ ही जाता है, अभी तक वर्तमान पर हम देख पा रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? देखिए जिन पर मान लीजिए बच्चों के जिन पे पार आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो उनका जो प्रभाव उनके बच्चों पर सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ेगा, आत्मसम्मान पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर। देखिए आज की डेट में देखा जाए तो जीवन यापन कठिनाई भरा हो जाता है अगर आपके पास पैसा नहीं है। उच्च संस्थान में प्रवेश भी नहीं मिल पाता क्योंकि फ़ीस वहाँ पे ज़्यादातर होती है। आत्मसम्मान भी नहीं मिलता है कि भाई हम अंदर क्या होता, हमारे अंदर भी नहीं हो पाता ही मेरे पास पैसा नहीं है। अपने आप में क्या एक निगेटिविटी आ जाती है, पॉजिटिव होता है नहीं, हम सकारात्मक हो ही नहीं पाते। अगर पैसा होता है तो एनर्जी अपने आप होती है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि आर्थिक स्तर का प्रभाव जो है सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है, बाकी इन तीनों पर पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है। 2 प्रश्न और हैं, कंप्लीट करेंगे, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करेंगे। साथियों एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या होता है? कि उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह उच्च जाति से संबंधित हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर होना चाहिए। तो आप अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिकाएं हैं, तो आप ये बताइए एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? एक प्रभावी शिक्षक के लिए वह संप्रेषण में निपुण हो, यह आवश्यक हो सकता है या आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, 30वां प्रश्न है आप लोगों का बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, कि निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? उत्पादकता, मौलिकता, अपरिवर्तनशीलता, या नवीन ज्ञान की खोज। देखिए ये जो 30 प्रश्न हम कर रहे हैं, मुझे पता है 60% लोग यहाँ पे 20+ का स्कोर करेंगे और मैं कमेंट पे देखता हूँ कितने आप लोग कमेंट करते हैं। तो ऐसी दोस्तों जो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, देखिए आप लोग जानते हैं उत्पादकता, उत्पाद अगर हो रहा है, कुछ चीज़ें हम सीख रहे हैं तो वह सृजनात्मकता की विशेषता कहलाएगी। मौलिकता है, ये भी सृजनात्मकता की विशेषता कहलाएगी। नवीन ज्ञान की खोज हो रही, मतलब वो भी क्रिएटिविटी पर ही आएगा, सृजनात्मकता पर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अपरिवर्तनशीलता मतलब आप कक्षा 1 में ही पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही नहीं रहे हैं, मतलब अपरिवर्तन नहीं हो रहा है, जहाँ आप पहले हैं आज भी वही हैं, तो वो क्या कहला जाएगा? अपरिवर्तनशीलता कहला जाएगा। तो यहाँ पे सृजनात्मकता की विशेषता जो है अपरिवर्तनशीलता नहीं होगी, बाकी ये तीनों हो जाएंगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों ये रहा बाल विकास का प्रैक्टिस पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और बाल विकास का प्रैक्टिस पेपर तीसरा था। और हम आपके वर्ग 3 का प्रैक्टिस पेपर, हम वर्ग 3 प्रैक्टिस पेपर का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जो सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर उस लिंक पर मिल जाएंगे, जो लिंक आपको दे दिया गया है। बाकी भी क्लासेज के प्लेलिस्ट है आप लोगों को ऑलरेडी बना हुआ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि तैयारी लाजवाब होगी तभी सिलेक्शन
बिल्कुल पक्का हो पाएगा। क्योंकि साथियों प्रत्येक जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी का सपना है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। जो शिक्षक बंधु बेहतरीन तैयारी करेंगे, कंसेप्ट की तैयारी करेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर को अच्छे तरीके से समझकर अगर अटेंड करेंगे, प्रत्येक क्लास को आपने अटेंड किया होगा तो सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा। थोड़े अपने माइंड को क्रिएटिविटी करना है, सृजनात्मकता लाना है, उत्पादकता करना है और सिलेक्शन पाना है। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।